Bismillahirrahmanirrahim. So today is the first lecture of embryology. Okay, let's introduce ये है क्या एम्ब्रियोलॉजी. तो मैं चाहता हूँ चलें आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि एम्ब्रियोलॉजी किस चीज की स्टडी है, इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर. जी प्लीज कोशिश करें, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें. और एम्ब्रियोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, किस किस तरह इसका प्लान है, कैसे कैसे हम कह लें कि किस तरह ये एक्चुअली इस ब्रांच को हमें कैसे पढ़ना चाहिए. So it is the study of development of the embryo. शाबाश. So बिल्कुल ठीक है जी. It is the study of developing embryo. ठीक है, from a single cell. Obviously बात है आगे. ठीक है. अच्छा अब देखो होता क्या है, सारी स्टोरी एम्ब्रियोलॉजी की एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट होता ये है कि हमारे पास दिस इज यूट्रस. ठीक है, यूट्रस में यहां से निकलेंगी फ्लोपियन ट्यूब्स. बायलैटरल में एक साइड की डायग्राम ड्रॉ करूंगा. यहाँ पर है ओवरीज. ओवरी से क्या होगा, ओवम. ओवम रिलीज होगा. The release of the ovum, that is called ovulation. ठीक है, the release of ovum is called ovulation. ठीक है, तो जब ओवुलेशन होती है तो ये जो फिम्ब्रिया है, फिम्ब्रिया दे एक्चुअली इसको इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं और इन मूवमेंट से ये फिम्ब्रिया उसको पिक कर लेता है. पिक करने के बाद यहाँ आ जाता है जी ओवम. पहली बात. ठीक है, सेकेंड बात ये है इसके अंदर कि यहाँ से स्पर्म्स आएंगे. किसी भी मेल के फर्टाइल होने के लिए ये जरूरी है कि वो स्पर्म्स को एटलीस्ट फॉर्निसेस ऑफ द वेजाइना तक डिलीवर करे. There is one cause of infertility which is called micropenia, which means small size penis. लेकिन अगर अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कंप्लेन करते हैं, तो हम सिर्फ कहते हैं कि जी अगर स्पर्म you can deliver into the posterior cornices of vagina, that's enough for fertility. इसके बाद यहाँ से जब स्पर्म मूव करते हैं, ऑब्वियसली बात है, इनटू द यूट्रस एंड फ्रॉम द यूट्रस इनटू द ट्यूब्स. और फिर ट्यूब्स में से जाके ये ओवम भी मूव कर रहा होता है और एक पॉइंट है जहां पर जाके स्पर्म एंड ओवम आपस में मिल जाते हैं. उस जगह का क्या नाम है, फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर किस जगह पर स्पर्म्स एंड ओवम आपस में मिलते हैं. एनीवन, ये एमसीक्यू है जी एग्जाम का, मैं समझाता हूँ कैसे. जी प्लीज बताइए किस पॉइंट पे इस फ्लोपियन ट्यूब, एम्पुला ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब. डॉक्टर थैंक यू. बिल्कुल, एम्पुला ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब. एम्पुला इज अ बिट डायलेटेड पार्ट, थोड़ा सा बड़ा होता है. ठीक है, और ये जो बिल्कुल नैरो सा पार्ट होता है उसको एस्थमस कहते हैं. मैं सपोज कर लूं कि अगर ये नैरो सा पार्ट है, इसको हम कह देते हैं एस्थमस, और ये थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट है, इसको हम कह देते हैं एम्पुला. और जब ये स्पर्म एंड ओवम यहां पर आके मिल जाते हैं, so this process is called fertilization. फर्टिलाइजेशन. सो होता ये है कि पहले स्पर्म ओवम रिलीज होगा एंड दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन. यहाँ से स्पर्म आएगा, वो दोनों एम्पुला ऑफ द ट्यूब के अंदर मिलेंगे एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ये पहला स्टेप हमारा आ गया. तो इसमें दो एमसीक्यू बनते हैं, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज द कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. अच्छा, जब ये फर्टिलाइज हो जाते हैं, सपोज फर्टिलाइज हो गए, उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है. जब ये एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो गए, तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, उसे क्या कहते हैं. जी प्लीज. दैट इज कॉल्ड जाइगोट. शाबाश, दैट इज कॉल्ड जाइगोट. तो कैसे जाइगोट, तो ये आ गया जी यहाँ पर जाइगोट. So zygote देखें, zygote is a two cellular structure. Zygote is a
two cell structure. So zygote is a two cell structure. आपके सामने है. What is the life of zygote? ये अगला MCQ है. इसकी लाइफ कितनी है zygote की? बड़ा इंटरेस्टिंग MCQ है ये. जी दोस्तों, What is the life of a zygote? 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, कितनी है? 72 hours. ओके ओके. और कोई ऑप्शन? याद रखिएगा, इट हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ, वेरी शॉर्ट लाइफ. क्योंकि क्या होता है, जाइगोट विद इन मिनट्स एंड आवर्स डिवाइड हो जाता है. कोई 34 आवर्स नहीं, कोई 24 आवर्स नहीं, कोई 72 आवर्स नहीं. इसकी लाइफ फ्यू आवर्स से भी कम होती है, क्योंकि इसको फौरी क्या करना है, फौरी रेप्लिकेट करके डिवाइड हो जाना है. और अब ये जाइगोट 2 सेल स्ट्रक्चर्स की बजाय 4 सेल स्ट्रक्चर बन जाए. ठीक है, क्योंकि वो रेप्लिकेट कर देता है ना, डिवाइड हो जाता है, तो उसकी लाइफ ज्यादा देर हो ही नहीं सकती. इस सडनली इसने डिवाइड हो जाना है. अब इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, व्हिच इज 4 सेल स्ट्रक्चर. सो हमने कहा जी 2 सेल स्ट्रक्चर जाइगोट है, और 2 सेल स्ट्रक्चर की जो लाइफ है वो मैंने कहा था बड़ी ही शॉर्ट है. उसके बाद आ रहता है जी मोरूला. शाबाश, 4 सेल स्ट्रक्चर इज मोरूला. अच्छा, अब ये डिवाइड होता रहता है. मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. सपोज करें कि यहाँ पर ये पहले 4 सेल बने, 4 सेल से ये डिवाइड हुए, 8 हुए, 8 से 16 हुए, और 16 से 32. जब तक ये, कब तक ये मोरूला रहता है, कितनी सेल डिवीजन तक ये मोरूला कहलाता है, कितनी सेल डिवीजन तक, मतलब 16 सेल डिवीजन हो जाएं या 32 हो जाएं, कितनी सेल डिवीजन हो, तो हम इसे कहते हैं कि ये मोरूला है. और उसके बाद ये क्या बन जाता है, 16 सेल डिवीजन तक. शाबाश, इसे कहते हैं मोरूला. और उसके बाद यानी 16 डिवीजन तक मोरूला, उसके बाद ये बनेगा ब्लास्टूला. ब्लास्टूला, ठीक है. और ब्लास्टूला, उसके बाद आगे ब्लास्टोसिस्ट, कैविटी. फिर फाइनली क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये यहां पर आके यूट्रस की वॉल के अंदर इम्प्लांट करे. एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन. ये मैंने सारा इंट्रोडक्शन किस पे करवाया, जस्ट टू टेल यू कि इवेंट्स क्या होते हैं. तो पहला इवेंट ये होता है कि जी ओवुलेशन हो. दूसरा इवेंट है फर्टिलाइजेशन हो, वो एम्पुला ऑफ द ट्यूब में होती है. तीसरा इवेंट हमने कहा जी जाइगोट बनता है, उसकी लाइफ बड़ी शॉर्ट है. चौथा इवेंट हमने कहा जी मोरूला बनता है, 4 सेल डिवीजन से लेकर 16 सेल डिवीजन तक. उसके बाद आके बन जाता है ब्लास्टूला, और फिर ब्लास्टोसिस्ट आगे बनते हैं, और फिर वो फाइनली सेल यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है. दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हमने पढ़ना होगा. ठीक है, अब आप कॉपीज निकालें और इसको लिखना शुरू करें. तो हम पहले जो पढ़ेंगे, हम फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करेंगे. दिस इज योर फर्स्ट जो टॉपिक है. सो लिखिए जी फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सॉरी फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. चलें मैं थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन कर लूं, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ और मैं आगे बात करता हूँ. ये बात समझ गए आप सारे. अच्छा, अब मेरा आखिरी बड़ा सिंपल सा सवाल है. मुझे ये बताइए कि ये ओवम कहाँ से आया, एग. और दूसरा सवाल है कि स्पर्म कहाँ से आया, मेल से. ऑब्वियसली बात है, मेल और फीमेल. ठीक है, ओवरी और ये टेस्टिस से. ओवरीज एंड टेस्टिस, ये याद रखना है, ओवरीज एंड टेस्टिस. अच्छा, अब चले, ये तो हो गया कि ये मेच्योर अडल्ट थे, तो ऑलरेडी मतलब बड़े हो चुके थे, डेवलप हो चुके थे. तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि न्यू बॉर्न बेबी के अंदर अभी फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, ये सारा कुछ हो गया, अब ये बच्चा डेवलप हो रहा है. तो इस न्यू बॉर्न बेबी के अंदर अगर ये मेल है तो स्पर्म्स कहाँ से आएंगे, और अगर ये फीमेल है तो फिर ओवम कहाँ से आएंगे. इसका मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन तो ऑब्वियसली बात है हो गई है, लेकिन उसके बाद अब जो ये जो इनकी सारा प्रोसेस है, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ द ओवम, ये मीट्स, ये क्या चीज होती है, इन सबको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. अब आप हेडिंग दें व्हाट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और उसको वन बाय वन करके अब हम आगे लेके चलते हैं.
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात में करने जी। उसमें लिखें जी नंबर 1, पहले डेफिनेशन लिखें, व्हाट इज अ गैमीट। व्हाट इज अ गैमीट, सॉरी सॉरी मैं सेंटर में आ जाता नहीं। सो व्हाट इज अ गैमीट। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ गैमीट। लिखें जी, gametes are also called oocytes. Gametes are also called oocytes and spermatozoa. oocytes and spermatozoa, इसका ये मतलब है कि ओवा और स्पर्मेटोजोआ या इमेच्योर जब ये होते हैं, oocytes and spermatozoa, उनको collectively we call gametes। ठीक है, so gametes are spermatozoa and oocytes। अगला पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट लिखें, the gametes are derived from, so gametes are derived from primordial germ cells। Gametes are derived from primordial germ cells। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करता हूं। पहले मैंने कहा गेमीट्स क्या होते हैं। गेमीट्स दो चीजें हैं, या तो ये स्पर्म्स हैं या ये ओवा हैं, इन्हीं को गेमीट्स कहते हैं। और गेमीट्स एक्चुअली कहां से आते हैं? दे आर द डेरिवेटिव ऑफ प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स व्हिच इज कॉल्ड पीजीसी, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। ओके, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आगे लिखिए जी, sperms are produced by a process which is called spermatogenesis। Sperms are produced by a process which is called spermatogenesis, and ovum are produced, and ovum are produced by a process which is called oogenesis, which is called oogenesis, oogenesis। ठीक है, the production of gametes, the production of gametes involves the process of meiosis। The production of gametes involves the process of meiosis। ये याद रखिएगा कि meiosis बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर meiosis ना हो तो gametes की प्रोडक्शन या इनकी आगे रेप्लिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, यहीं पे स्टार लगाए, एक एमसीक्यू आ रहा है, आगे लिखें, there are two meiosis, there are two meiosis, meiosis 1 and meiosis 2। There are two meiosis, meiosis 1 and meiosis 2। meiosis 1 and meiosis 2। ओके, अगला फिर स्टार लगाएं, फिर एमसीक्यू है, the meiosis 1 and 2, meiosis 1 and 2 will leads to the production of gametes which contain 23 chromosomes, 23 chromosomes and 1 n, capital N, amount of DNA, and 1 n amount of DNA। ठीक है, ये मैंने शुरू में बता दिया था कि मियोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। मियोसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मियोसिस ना हो तो आपका ये जो ओवा या स्पर्म है, इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स
वो नॉर्मल नहीं रहते। उसकी एग्जांपल अभी मैं आपको देता हूँ, ये मैं रेज करने लगा। ओके माय डियर फ्रेंड, यहाँ बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। मुझे ये बताइए कि आप किसी भी न्यू बॉर्न बेबी का जो जेंडर है वो कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ यू विल डिफाइन द जेंडर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी? कैसे पता चलता है आपको ये मेल है, ये फीमेल है? किस बेस पे आप कहते हैं? जी, किस बेस पे? जीन्स की बेस पे कहते हैं। ओके गुड। जीन्स, ओके। और शाबाश, बताते जाएं। सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा अधीर, वो तो बेटा प्यूबर्टी के बाद आएंगे सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स। आसिफ, हमने कहा जी एक्स 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 वाई की बेस पे आप कहेंगे। और आपने राशिद जीनोटाइप कहा। एक्चुअली राशिद ठीक है, दिस इज जीनोटाइप। ठीक है। व्हाट अबाउट फिनोटाइप? फिनोटाइप क्या होती है? फिनोटाइप इज बाय एक्सटर्नल लुक या जेनिटेलियास की बेस पे। शाबाश, जेनिटेलियास की बेस पे जो हम कहते हैं वो दैट इज द फिनोटाइप। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जेंडर असाइनमेंट हम कहते हैं ना यार, आप मुबारक हो जी, लड़की लड़का पैदा हुआ है, तो हम तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बेस पे आप कहते हैं, तो ये जीनोटाइप है। ठीक है। फिर आपने कहा जी हम सॉरी फिनोटाइप है, फिर हम कहते हैं जी जीनोटाइप, एक्स एक्स या एक्स वाई क्रोमोसोम्स की बेस पे हम जो कहते हैं। ठीक है। तो अगर ओवम है और स्पर्म है, इनके अंदर मैं क्रोमोसोम्स की बात करूं तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले? कितने कितने क्रोमोसोम्स इनमें होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन? कितने कितने क्रोमोसोम्स हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन, प्लीज? जी, कितने कितने हैं? सॉरी, ठीक हो गया जी। कितने कितने क्रोमोसोम्स हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन? 23। ओके। तो 23 यहां पर है, 23 यहां पर है। तो अगर ये 23 है तो इसको मेंटेन कौन कर रहा है? 23 क्रोमोसोम्स को मेंटेन कौन कर रहा है? वो मियोसिस मेंटेन कर रहा है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन करने वाला मियोसिस है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक सेल से मैंने सेम बहुत ज्यादा सेल्स बनाने हैं, तो याद रखिएगा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस। तो मियोसिस और माइटोसिस में फर्क ये था कि मियोसिस मेंटेन्स द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल नंबर। ठीक है। एंड द माइटोसिस इज एक्चुअली टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। अब वो चाहे किसी भी ऑर्गन के अंदर हो, आप लिवर के सेल्स ज्यादा करना चाहते हैं, माइटोसिस। स्पर्म्स जो होते हैं, वन इजैकुलेट ऑफ मेल कंटेन 150 मिलियन स्पर्म्स, इट्स टू मच। वो कौन कराता है? वो माइटोसिस क्रिएट करवाता है। ठीक है। तो ये दोनों में फर्क होता है। सो मियोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितनी भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, लाइक आपने सुना होगा ट्राइसोमी, ट्राइसोमी दैट इज 21 क्रोमोसोम पे तीन जीन्स हो, मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं, वो बेसिकली मियोटिक डिसफंक्शन की वजह से। फिर एक दफा, ठीक है। तो मियोसिस ने क्या करना है जी? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को सेम रखना है। अब जब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा वो होगा 46। ठीक है, 1n या 2n। अब 46 के अंदर होता क्या है कि 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के होते हैं, वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। ये जो 22 पेयर्स हैं इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स। तो याद रखिएगा जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं, वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर भी होते हैं और वो सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी होते हैं। अब मैं एग्जांपल दे देता हूं। मैं कहता हूं जी व्हाट इज डाउन सिंड्रोम?
उसका उसका जो क्रोमोसोम नंबर है डाउन सिंड्रोम का, दैट वो क्या है क्रोमोसोम नंबर, को बता सकते हैं आप में से? क्रोमोसोमल नंबर ऑफ डाउन सिंड्रोम क्या होता है? नहीं 23 क्या, 21 क्या? नहीं बेटा 17 भी नहीं। नहीं बच्चों, ये तो आप बता रहे हो कि क्रोमोसोम डिफेक्ट का किस क्रोमोसोम नंबर पे होता है। आप ये बताना चाह रहे हो कि 21 क्रोमोसोम नंबर जो है उस पे डिफेक्ट है, जिसको आप ट्राइसोमी कहते हो। आप फिर उस तरह आपने सुना होगा 13 क्रोमोसोम नंबर पे डिफेक्ट है, फिर आपने सुना होगा 18 क्रोमोसोम नंबर पे डिफेक्ट है। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जरा मुझे बताएं कितने होंगे। टोटल तो बेटा 46 थे ना, टोटल 46 थे। तो जब ट्राइसोमी का मतलब, चलो मैं आप समझाता हूँ आपको ये बात, इसका मतलब आपको ये नहीं पता। देखो, ये बात मैंने इसलिए शुरू किया कि ये कॉन्सेप्ट के साथ हमने आगे चलना है। देखो, मैं कहता हूँ नॉर्मल बंदा है, उसके अंदर 46XX होता है या 46XY होता है। XX मेल है, सॉरी फीमेल है, और XY मेल है। ठीक है। अब मैंने कहा था कि इस 46 को दो में डिवाइड करता हूँ, 22 प्लस 1 पेयर, 22 पेयर, इनको कहते हैं ऑटोसोम्स, इन्हें कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है। अब यहाँ जो डाउन सिंड्रोम है ना, उसमें मसला क्या है? उसमें मसला ये है कि जो 21वां क्रोमोसोम है वो इस तरह नहीं है, ये नॉर्मल होता है, वो इस तरह है। ये तो इसका ये मतलब है कि 21 पे वी हैव एन एडिशनल क्रोमोसोम, वी हैव एन एडिशनल क्रोमोसोम। देखिए यहां पर ये एक्स्ट्रा आ गया, दिस इज कॉल्ड ट्राइसोमी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्राइसोमी। अच्छा, अब ट्राइसोमी में टोटल देखो चेंज हो गया, टोटल 47 पे चला गया। अब 47 के बाद या वो ये बंदा XX है या XY है। तो आपने देखा नहीं, डाउन सिंड्रोम की जो बेबीज हैं वो मेल भी होते हैं, वो फीमेल भी होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी। ये डिफेक्ट किस क्रोमोसोम का है अगर को पूछे तो आपने कहना ये ऑटोसोम्स का डिसऑर्डर है। डिफेक्ट किस चीज का है? आपने कहना जी ऑटोसोम्स का डिसऑर्डर है। अब मैं इसका डिसऑर्डर की भी बात करता हूँ। ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा XXY, ठीक है, या ऐसा भी होगा X0, ऐसा भी होगा XXX, ऐसा भी होगा XYY। समझ गए मेरी बात? सो मैंने बाकी पॉइंट्स क्लियर कर दिए। अब मैं जस्ट एक और समझाने लगा हूँ बात कि अगर आपको सेक्स क्रोमोसोम का डिसऑर्डर मिलेगा ना, अगर जब सेक्स क्रोमोसोम का डिसऑर्डर, तो उसमें उसका उसकी जेनिटेलिया का इशू होगा। लाइक देखो, फिर मैं एग्जांपल में लिखने लगा हूँ, आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बनता है। 45X0, ये जो होता है ना, ये टोटल को शो कर रहा होता है, ये मेल और फीमेल को शो कर रहा होता है। पहले मुझे बताएं, 45 इज नॉर्मल, टोटल इज नॉर्मल? टोटल इज नॉट नॉर्मल, शाबाश। तो टोटल कम है, एक कम हो गया। अब वो कौन सा कम हुआ? वो इन 22 में से कम हुआ या इस एक पेयर में से कम हुआ? वो भी साथ ही लिखा होगा। एक्स क्या लिखा है मैंने? नॉट। इसका मतलब एक्स नॉट नहीं बेटा, आप नहीं समझे। एक्स नॉट इसका ये मतलब है कि भाई ऑटोसोम्स पूरे हैं लेकिन सेक्स क्रोमोसोम्स में से एक गायब है। सेक्स क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम गायब है, तो दैट्स अ सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो अब यहाँ पे हमने ये बात क्लियर कर ली। तो वी हैव टू टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स एंड वी हैव सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब ये जो मैंने एग्जांपल दी है ना, इसका को बता सकते हैं क्या नाम है? जी बताइए, इसका क्या नाम है?
दो बड़े फेवरेट आपने सुने होंगे, एक आपने टर्नर, शाबाश टर्नर, दिस इज टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ये भी एमसीक्यू एग्जाम का, वो आपसे कहेगा कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो आपने सिर्फ देखना है कि 45x0 वाला टर्नर होता है। दिस इज अ टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम डॉक्टर मुफर्रह वो यहां था बेटा 21 वाला, ट्राइसोमी 21 जिसको हम कहते थे, दैट वाज द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज अ डिजीज ऑफ ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके, एक और बात पूछूं, सिस्टिक फाइब्रोसिस किस चीज की डिजीज है? सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में क्या होता है कि उसको जेनिटेलिया नहीं डेवलप हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, उसमें तो उसकी स्वेटिंग का इशू है, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अच्छा, अब आपने अक्सर सुना होगा कि जी वो ऐसा हुआ जी कि वो लड़का लड़की बन गया, लड़की लड़का बन गया, सुने ना आपने? तो वो क्या होता है इसमें, उसमें सिर्फ यही मसला होता है कि जेंडर असाइनमेंट ठीक नहीं होती। कहीं पे गांव में डिलीवरी हुई है, दाई ने देखा है, दाई को कोई समझ नहीं आई कि प्रॉब्लम क्या है, उसने लेबल कर दिया कि जी ये तो लड़की है। ठीक है, उसने क्या देखा, हाँ क्लाइटोरिस बना हुआ है, हो सकता है वो स्मॉल साइज पीनिस हो। उसने देखा हाँ जी लेबियाज हैं, हो सकता है वो बाइफिट स्क्रोटम हो जो वेल डेवलप ना हो, और उसने लेबल कर दिया कि ये बच्ची है, चले फीमेल है। घर वालों ने, गांव में दूर दराज इलाकों में ऐसी होता है, वो लोगों ने उसी तरह उसकी अपब्रिंगिंग स्टार्ट कर दी, उसको लड़कियों वाले कपड़े पहनाना शुरू कर दिए, सारा कुछ कर दिया। अब बाद में जाके जब वो थोड़ी प्यूबर्टी पे आई तो पता चला कि जी उसकी तो आवाज ही लड़कों जैसी है। ठीक है, उसकी तो बॉडी ग्रोथ ही लड़कों जैसी है। फिर जाके उसकी क्रोमोसोमल स्टडी कराई, और बाद में पता चला कि जो क्रोमोसोमल स्टडी है उसके ऊपर वो लड़का है, which means XY है। तो इसका मतलब है शुरू से आपने उसको जेंडर ही गलत असाइन किया था, आपने उसको बताया ही नहीं सही तरह कि ये लड़का है ये लड़की। अब ऑब्वियसली बात है, अगर क्रोमोसोम्स उसके XY हैं जो अल्लाह की तरफ से, तो वो XY ही बना है ना, वो मेल है। एक्सटर्नल लुक हो सकता है किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुआ हो, तो अब आप उसको तो ऑब्वियसली बात है एज अ मेल ही ग्रो करोगे ना। सो दिस इज द स्टोरी, जब ये कहते हैं कि जी मेल फीमेल बन गई और फीमेल मेल बन गया, क्योंकि शुरू में जेंडर असाइनमेंट ठीक नहीं। ये पॉइंट आपने याद रखना। ठीक है, जेंडर असाइनमेंट का इशू होता है। तो ये स्टोरी यहां तक आपको ये बताने का मकसद है मेरा कि आपको आइडिया हो जाए कि जो जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर निकलते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर निकलते हैं, उनका बैकग्राउंड एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजी से स्टार्ट। ओके, हेडिंग दें जी अब आप, फीमेल गेमीटोजेनेसिस और oogenesis। फीमेल गेमीटोजेनेसिस और oogenesis। फीमेल गेमेटोजेनेसिस और oogenesis। ओके, अब उससे पहले कोड डायग्राम, इसकी सपोर्टिव डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन होता ये है कि एक चीज है यॉर्क सैक, शायद आपने सुना होगा, यॉर्क सैक सुना है ना? जी ओके गुड। अच्छा, यॉर्क सैक जब होता है ना, तो इट्स लाइक मैं इस तरह बनाता हूँ, सपोज ये ओवम है, इसको हम कहते हैं ये यॉर्क सैक है, या और थोड़ा बेहतर कर देता हूँ। ये गमी ये डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के साथ दिस इज द यॉर्क, एक्चुअली इसके साथ यॉर्क सैक होता है इसके ऊपर, ये भी इसका पार्ट है यॉर्क सैक। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो फीमेल के अंदर ओवम डेवलप होंगे वो शुरू कहाँ से होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम कोई प्लांट लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो उसका बीज होता है, तो वो उसके बिल्कुल इनिशियल जो सेल्स होते हैं वो कहाँ से आएंगे। तो याद रखिएगा, इन दी वॉल ऑफ यॉर्क सैक, ये वॉल है, in the wall of yolk sacs there are cells which are called primordium
जर्म सेल, इनको मैं PGC लिखूंगा। इसका मतलब है सारी स्टोरी फीमेल के अंदर, ये फीमेल बेबी है, सपोज करें ग्रो कर रहा है, फीमेल फीटस ग्रो कर रहा है, तो इस फीमेल फीटस के अंदर जो ओवा बनने हैं, एग्स बनने हैं, वो कहां से स्टार्ट होंगे? तो वो स्टार्ट होंगे यॉर्क सैक की वॉल से, किसी के अपने यॉर्क सैक की वॉल से। और वहां जो पहले सेल बनते हैं उन सेल्स का नाम है प्रीमोर्डियम जर्म सेल्स। प्रीमोर्डियम जर्म सेल्स। अच्छा देखो, अब फीटस तो ये है, तो ये यॉर्क सैक में बने और इन्होंने अब अंदर आना है। किस जगह पे आना है बच्चे के अंदर? जो गोनेडल एरिया है, गोनेडल एरिया। गोनेडल एरिया का मतलब है जहां पे कल को अगर मेल हुआ तो टेस्टिस बनेंगे और अगर फीमेल हुई तो ओवरीज बनेंगे। सो देखो फिर एक दफा आप स्टोरी की फॉर्म में याद करो, वो किस बातें बाद में करता हूँ। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, ये जो एग है फीमेल के अंदर, oogenesis का प्रोसेस है, वो स्टार्ट कहां से होता है? आंसर इज प्रीमोर्डियम जर्म सेल्स। एमसीक्यू नंबर टू, प्रीमोर्डियम जर्म सेल्स कहां लोकेटेड है? इन द वॉल ऑफ द यॉर्क सैक। क्वेश्चन नंबर थ्री, यहां से ये किधर जाते हैं? यहां से ये माइग्रेट करते हैं इनटू द गोनेडल रीजन इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, अब अगर ये एम्ब्रियो मेल हुआ तो ये टेस्टिस बन जाएंगी और ये जो सेल्स थे यहाँ आके स्पर्म्स बन जाएंगे। अगर ये एम्ब्रियो फीमेल हुआ तो ये ओवरीज बन जाएंगी और इनके अंदर ये सेल्स आके ओवम बन जाएंगे। होपफुली कि अब आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। फिर स्टार्ट करता हूँ स्टोरी में। स्टार्ट ये है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो है, एक लेडी है वो प्रेग्नेंट हो गई है, एम्ब्रियो उसके अंदर डेवलप हो रहा है। हमें नहीं पता कि वो मेल बनेगा कल को या फीमेल बनेगा, उसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। उस एम्ब्रियो में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसमें गेमीट्स तो बनने ही बनने हैं। और मैंने गेमीट्स आपको क्या समझाए थे कि गेमीट्स क्या होते हैं? गेमीट्स आर ओवम इन फीमेल एंड स्पर्म्स इन मेल। वो गेमीट्स जो हैं वो बनेंगे किस सेल से? दैट इज कॉल्ड प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हैं कहां पर? इन द वॉल ऑफ द यॉर्क सैक। ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये यहीं पे ग्रो नहीं कर सकते, यहीं पे ओवम या स्पर्म नहीं बन सकते। उसके लिए उन्हें अपनी फैक्ट्री में जाना पड़ेगा और उस फैक्ट्री का नाम मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरीज है। तो इसका मतलब लाजमी है कि ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स यहां से माइग्रेट करें और पहुंचे कहां पर? विद इन द एम्ब्रियो इन एन एरिया विच इज कॉल्ड गोनेडल रीजन। और उस गोनेडल रीजन में जाके अगर वो टेस्टिस हैं तो स्पर्म्स बनेंगे, यही प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। और अगर वो फीमेल है तो यही ओवम बनेंगे, यही प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। सो ये वाली स्टोरी आपने यहां से याद रखी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब तक आपको ये नहीं पता होता कि ये एम्ब्रियो मेल है या फीमेल है, मां के पेट के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, आपको पता है कि कम से कम 15th वीक पे जाके हम कुछ डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं अल्ट्रासाउंड से कि ये मेल बेबी है या फीमेल बेबी। अक्सर लोगों को होता है ना कि ये हमें पता करके बताएं डॉक्टर साहब के ये चांद है ये चंदा है, तो वो फिर वो कब पता चलता है? वो 15वें हफ्ते से पहले लेस लाइकली है कि हमें पता चले। ठीक है, इवन उसके बाद भी 15वें में भी कंफ्यूजन ही रहती है। तो उससे पहले जब आप डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाए कि ये मेल है या फीमेल है, उस एम्ब्रियो को बेटा हम कहते हैं इन डिफरेंट एम्ब्रियो। दैट एम्ब्रियो इज कॉल्ड इन डिफरेंट एम्ब्रियो। यानी यू कैन नॉट टेल कि ये मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, तो फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं या ओवम बन रहे हैं? तो इसलिए हम उस एम्ब्रियो को इन डिफरेंट एम्ब्रियो कहते हैं। अब आप स्टोरी समझ गए हो, इसी स्टोरी को मैं अब आपको वर्ड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने लगा। तो हेडिंग आपने दी थी गैमेटोजेनेसिस, लिखें जी स्टेप नंबर 1 और उसमें लिखें प्रीजीसी
primordial germ cells from the wall of yolk sac migrates to the ovary, क्योंकि हम oogenesis की बात करें ना, गेमेटोजेनेसिस में हम ओवम फॉर्मेशन की बात करें, इसलिए मैं ओवरी का वर्ड यूज कर रहा हूँ। फिर एक दफा रिपीट करता हूँ कि जी प्रीमोडियल जर्म सेल्स migrates from the wall of yolk sac to the ovary at the 6th week of development. At the 6th week of development, and here it becomes oogonia. इस स्टेटमेंट में 3 एमसीक्यू है। स्टेप एमसीक्यू नंबर मैं दो बता चुका हूं, एक ही बताऊंगा। मुझे ये बताएं कि प्रीमोडियल जर्म सेल्स माइग्रेट किस हफ्ते में करते हैं, ओवरीज के पास किस हफ्ते में, 6th वीक में। शाबाश, ठीक है। कुछ बुक्स में इसका आंसर 5th वीक भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स के अंदर, लेकिन आप 6th वीक इसमें ज्यादा इसका रिलायबल आंसर है। अब ये बताइए कि प्रीमोडियल जर्म सेल्स जब यहां से इधर पहुंच जाते हैं हफ्ते में, तो वहां जाके क्या बन जाते हैं, ये सेकंड एमसीक्यू है। So primordial germ cells differentiate into what? oogonia। शाबाश। तो ये याद रखना है कि यहां पर हम उनको पीजीसी कहते हैं, 6 हफ्ते बाद माइग्रेट जब कर जाते हैं तो वी कॉल देम oogonia। ओके गुड, अगला पॉइंट लिखे, नेक्स्ट स्टेटमेंट। हाँ बल्कि सॉरी, इसमें 2 एमसीक्यूज और भी हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि प्रीमोडियल जर्म सेल्स का क्रोमोसोम नंबर क्या है? क्रोमोसोम नंबर क्या है? देखो बेटा, इसका क्रोमोसोम नंबर है 46(2n). इसको याद करना है, 46(2n). तो भाई ये तो फर्टिलाइज नहीं कर सकता। अगर ये फर्टिलाइज कर गया तो 46 इसके पास है, 23 कहीं और से आ जाएंगे, तो क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें इसका नंबर रिड्यूस करना पड़ेगा। और नंबर रिड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस था उसका क्या नाम था? What is the process which reduces the number of chromosomes and brings it to the 23? Meiosis। शाबाश, अब स्टोरी क्लियर हुई आप, वेरी गुड। उसका नाम मियोसिस है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले जी। oogonia का क्रोमोसोम नंबर क्या है जी? व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ oogonia? सेम, तो ये याद रखना, oogonia हो या पीजीसी हो, दोनों का क्रोमोसोम नंबर 46(2n) है। 46(2n). चले जी, अगला पॉइंट लिखिए। अब हम कहां पहुंच गए? oogonia तक। oogonia के नंबर है 46, हमने कम करने हैं। कम करने के लिए अब सबने कहा कि मियोसिस स्टार्ट करें। देखिए जी, नेक्स्ट पॉइंट, oogonia enters into meiosis 1. oogonia enters into meiosis 1 and undergoes DNA replication. oogonia enters into meiosis 1 and undergoes DNA replication and form primary oocytes और ब्रैकेट में साथ ही उसका नंबर लिख लें 46(4n). अगली स्टेटमेंट लिखें, all the primary oocytes, okay, oogonia enters into meiosis and undergoes DNA replication and forms primary oocytes। ठीक है, अगला पॉइंट था all the primary oocytes in female embryo, all the primary oocytes in female embryo are formed by 5th month of intrauterine life। 5th month of fetal life भी कह सकते हो या intrauterine life भी कह सकते हो।
स्टार लगाएं, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गई। These primary oocytes are arrested in the prophase of meiosis 1. These primary oocytes are arrested in the prophase of meiosis 1 and they remain arrested in meiosis 1 till puberty, and they remain arrested in meiosis 1 till puberty. अब ये यहां तक हम ऐसा करते हैं कि समराइज कर लेते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं। देखो बेटा, इट्स वेरी इजी और इसके हर स्टेटमेंट के अंदर एमसीक्यू है। अगर जनरल एम्ब्रियोलॉजी के ये पहले 2-3 टॉपिक्स अच्छे हों तो आप समझे कि आपको जनरल एम्ब्रियोलॉजी कवर हो जाएगी। देखो, मैंने कहा कि सबसे पहले यॉर्क सैक है। इस यॉर्क सैक में प्राइमरी प्रिमोडियल जर्म सेल्स हैं। प्रिमोडियल जर्म सेल्स का जो क्रोमोसोमल नंबर है 46 क्या है, 2n। ये मैंने कहा था एमसीक्यू। दूसरा, प्रिमोडियल जर्म सेल्स एम्ब्रियो के अंदर मूव करेंगे क्योंकि यॉर्क सैक बाहर है। यॉर्क सैक बाहर है तो एम्ब्रियो के अंदर जाएंगे, गुनेड्स के अंदर, गुनेडल रीजन के अंदर। हम चूंकि बात कर रहे हैं फीमेल की तो मैं ओवरीज कहूंगा। ये मूव करते हैं जिस हफ्ते में, वो है 6th वीक। ये सेकंड एमसीक्यू है। उसके बाद यहां पहुंच के ये जो सेल्स हैं ये पीजीसी नहीं रहते, इनका नाम चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड oogonia। oogonia का क्रोमोसोम नंबर है 46 2n। ये भी एमसीक्यू, ये भी एमसीक्यू। नेक्स्ट, oogonia आगे जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्राइमरी oocyte। अब कन्वर्ट करने के लिए यहां पर मियोसिस 1, या ऐसा कर लेंगे प्राइमरी oocyte बन जाता है, इस तरह कर लें। प्राइमरी oocyte बाद में एंटर होता है इन मियोसिस 1। क्यों एंटर होता है मियोसिस 1 में? इसलिए कि इसका क्रोमोसोम नंबर है 46 4n। ये एमसीक्यू। हम इसका नंबर 46 4n नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस करने के लिए मियोसिस 1 स्टार्ट करते हैं। जो मियोसिस था उसकी तो 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। याद करें एफएससी के रट्टे, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, उस वक्त हम इस तरह कर रहे होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस तरह ठेल रहे होते हैं, ठीक है ना। स्पेशली आप जी, आप सब क्या ख्याल है? अब मेरा भी आपस वाला रट्टा है, तो वो फिर इसी तरह प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अच्छा, ये मियोसिस 1 में इसमें सारी स्टेजेस में से गुजर के जाना है। यानी पहले ये स्पर्मेटोसाइट जो है, प्राइमरी oocyte, सॉरी स्पर्मेटोसाइट कह रहा हूं, प्राइमरी oocyte, पहले ये प्रोफेज में एंटर होगा, वो साइकिल पूरा होगा, फिर ये मेटाफेज में एंटर होगा, फिर ये एनाफेज में एंटर होगा, फिर ये टीलोफेज में एंटर होगा, तो मियोसिस 1 पूरा हो जाएगा। बट होता ये है कि ये जो oocytes हैं ये मियोसिस 1 की प्रोफेज में ही अरेस्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है जो प्राइमरी oocyte है, दे आर अरेस्टेड in prophase of meiosis 1। ये एक और बड़ा ही फेवरेट एमसीक्यू। अब बात ये है कि ये तो प्राइमरी oocyte भी अपनी साइकिल पूरा ही नहीं कर सका, तो ये अरेस्ट हो गया इन दी प्रोफेज। तो मैं इसका नाम भी चेंज नहीं कर सकता, यानी मैं इसको ये भी नहीं कह सकता कि सेकेंडरी oocyte बन गया, क्योंकि अभी तो उसका अपना साइकिल ही पूरा नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अभी जो प्राइमरी oocyte है एक फीमेल में, उसकी पूरी जिंदगी में जितने प्राइमरी oocyte चाहिए
वो 5th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ तक बन चुके होते। ये भी एमसीक्यू है। प्राइमरी oocytes जितने भी चाहिए, जितने भी प्राइमरी oocyte चाहिए एक फीमेल को, दे आर ऑलरेडी फॉर्म्ड इन द 5th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। पूरी जिंदगी के लिए पहले बन चुके होते। मेल में ऐसा नहीं होता। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस डेली बेसिस पे होती है। फीमेल में ऐसा होता है कि पहले सारे के सारे स्पर्मेटोसाइट्स बना दिए, सॉरी oocytes बना दिए जाते हैं, फिर इन oocytes में से लेके सेल्स को मैच्योर किया जाता है और फिर वही आगे रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर यूज होते हैं। तो इनमें दोबारा नए oocytes नहीं बनते। दे आर ऑलरेडी फॉर्म्ड बाय द 5th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। ये पॉइंट याद रखना, ये एमसीक्यू है। आगे चले। यहां तक मैंने आपको सारी स्टोरी जो अभी तक समझाई थी, ये उसकी समरी है और ये उसके एमसीक्यूज मैंने हाईलाइट कर दिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमारे हम किस स्टेज पे पहुंचे हैं? हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हमारे पास एक प्राइमरी oocyte है जो बेचारा गिरफ्तार हो चुका हुआ है, आई मीन अरेस्ट हो चुका हुआ है इन द प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। अब ये इसकी अरेस्ट जो है या इसकी ये जो क्या कहते हैं उसको, कैद कब खत्म होगी? कब खत्म होगी? अब देखना कब खत्म। ये बच्चा बड़ा हो जाए, पैदा हो जाएगा। ये भी तो हम इंट्रा यूट्राइन लाइफ की बात कर रहे थे ना, 5वें महीने में। ये बेबी अपनी इंट्रा यूट्राइन लाइफ पूरी करेगा, ये डिलीवर हो जाएगा, इसका नाम शहनाज बीबी रख दिया जाएगा। फिर ये शहनाज बीबी बड़ी होगी, फिर ये 11 साल में या 12 साल में जब होगी तो ये प्यूबर्टी में एंटर होगी। तो प्यूबर्टी पे जाके इनकी कैद खत्म होगी। सो पूछे ना कि कब तक ये रेस्टेड रहेंगे, तो आपने कहना है अंटिल प्यूबर्टी। इसका मतलब रेस्ट बेचारों की शुरू कब हुई है? वो तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में शुरू हुई है। ठीक है, कंप्लीट कब होगी? जब प्यूबर्टी। सो दे रिमेन रेस्टेड टिल प्यूबर्टी। अब जब प्यूबर्टी का ऑनसेट हो जाता है तो क्या होता है, वो स्टोरी अब हम आगे लिखें। उसमें लिखें they remain arrested, मैंने बताया इन meiosis 1 until puberty। मैं अब्दुल मैं आपको बताता हूँ फोर एंड मीन्स क्या होता है बेटा। आगे चलते हैं जरा, मैं आता हूँ इसी को वापस। अगला पॉइंट लिखें जी। ड्यूरिंग अ ओवेरियन साइकिल, अब ये मैंने बताया ना प्यूबर्टी आ गई, तो प्यूबर्टी आएगी तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी तो ओवेरियन साइकिल स्टार्ट होगा, यानी ओवेरियन साइकिल स्टार्ट होगा तो मेंस्ट्रुएशन होगी। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब ये फीमेल प्यूबर्टी पे चली गई, अब उसकी ओवेरियन साइकिल स्टार्ट होने, तो फिर इनके साथ क्या होगा अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये सारे ओवरीज में ही पड़े हुए हैं ना। तो लिखें जी, ड्यूरिंग द ओवेरियन साइकिल अ प्राइमरी oocyte completes meiosis 1। वो बेचारा यही रुक गया था प्रोफेज में, अब उसको मौका मिला, उसने ये पास किया, ये पास किया, ये पास किया, ये पास किया। completes meiosis 1, completes meiosis 1 and forms a secondary oocyte, and forms a secondary oocyte। meiosis 1 कंप्लीट हो गया, अब सेकेंडरी oocyte वो बन गया, ऑब्वियसली बात है। अगला पॉइंट लिखिएगा एंड अच्छा सेकेंडरी oocyte का लिखे क्रोमोसोम नंबर क्या है? 23 2n। and also forms a polar body or first polar body which degenerates। इसका मतलब ये है कि अब जब ये प्राइमरी oocyte था, सपोज कर लेते हैं ये प्राइमरी oocyte था, जैसे प्यूबर्टी हुई ये प्राइमरी oocyte मैच्योर हो गया एंड बिकम्स सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। इसका जो क्रोमोसोमल नंबर था वो 46 4n था, 46 4n था। अब आपने उसको रिड्यूस कर दिया है, नाउ इट हैज बिकम, ये जो सेकंड oocyte है, इट हैज बिकम 23 2n। और वो जो कम करके आपने कुछ क्रोमोसोम मटेरियल लूज किया है, दैट यू हैव लॉस्ट इन द पोलर बॉडी, ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी। तो देखो प्राइमरी oocyte will become secondary oocyte at the onset of puberty
and forms the first polar body as well. This first polar body will degenerate. Ultimately ये degenerate हो जाएगी. अब हमारे पास सेकेंडरी oocyte आ गया. अब मैं 2 MCQ पूछने लगा हूं, मुझे उसका बिल्कुल सही आंसर चाहिए. हॉट फेवरेट MCQ ऑफ ऑल द एग्जाम्स. क्वेश्चन नंबर 1. एक न्यूबॉर्न बेबी है, 3 माह उसकी लाइफ है, 3 मंथ्स एज है. आपने उसकी ओवरी से बायोप्सी ली है, ठीक है. उस बायोप्सी पे आपको कौन से सेल्स मिलेंगे? मैं ऑप्शन दे देता हूं 4. प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, प्राइमरी oocytes, secondary oocytes, sorry, primordial germ cells, oogonia, primary oocyte and secondary oocyte. What is your answer? So all of you are saying actually primary oocytes. शाबाश, बिल्कुल ठीक है. जिन्होंने oogonia कहा है उनको बेटा देखो ऐसे ना करो. oogonia तो शुरू में खत्म हो गए थे जब वो माइग्रेट करके आए थे 6 वीक ऑफ लाइफ पे. याद करें तो सारे के सारे प्राइमरी oocyte बन गए थे. सॉरी, oogonia थे और oogonia बाद में प्राइमरी oocyte बन गए थे इन दी 5th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ. याद करें, मैंने कहा था ना कि ऑल द oogonia आर कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी oocytes इन दी 5th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ. और जब न्यू बॉर्न फीमेल बेबी होती है उसकी ओवरीज में सिर्फ प्राइमरी oocytes होती है. ओके, अगला पॉइंट. नहीं, 3 मंथ्स नहीं बोला मैंने, मतलब मैंने 5th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ. ठीक है. ओके, अगला सवाल मेरा ये था कि अब एक 18 इयर्स ओल्ड गर्ल, नेम कोई भी है XYZ, she presents to you with some problem and you have decided to take the biopsy from the ovaries. अब क्या मिलेगा? सारे सेकेंडरी oocyte मिलेंगे. जी, उनमें से सेकेंडरी oocytes मिलेंगे along with the polar bodies हो सकते. शाबाश. तो ये देखो, ये फर्क है. प्यूबर्टी से पहले प्राइमरी oocytes, प्यूबर्टी के बाद सेकेंडरी oocytes. वेरी गुड. बस यही पॉइंट इसमें क्लियर करना था. ठीक है. सेकेंडरी oocytes का क्रोमोसोमल नंबर क्या है? नजर तो नहीं आ रहा. व्हाट इज द क्रोमोसोमल नंबर ऑफ सेकेंडरी oocyte? 23-2N. शाबाश, 23-2N इज द नंबर. वेरी गुड. ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ गई. अब सेकेंडरी oocytes के साथ क्या होगा? सेकेंडरी oocytes के साथ क्या होगा? अब उसकी स्टोरी सुनो. अब देखो, हुआ ये कि हमारे पास सेकेंडरी oocyte बन गए. फीमेल जो है वो प्यूबर्टी में एंटर हो गई. सेकेंडरी oocytes बन गए और फीमेल प्यूबर्टी में एंटर हो गई. ठीक है. अब वो प्यूबर्टी में एंटर होके मुझे ये बताइए कि हो सकता है 18 इयर्स पे, 20 इयर्स पे, 22 इयर्स पे, 23 इयर्स पे उसकी शादी हो जाए. शादी हो जाए. अब शादी से पहले की बात कर लेते हैं. एवरी मंथ adult female will have a menstrual cycle. उस menstrual cycle में या ovarian cycle में क्या होता है? होता ये जो सेकेंडरी oocytes हैं ये meiosis 2 में एंटर होते हैं और ये meiosis 2 पूरी नहीं करते, फिर अरेस्ट हो जाते हैं. और meiosis 2 में तब तक अरेस्ट रहते हैं जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब देखो, हुआ ये है, मैं इसको इरेज कर दूं कि इसकी मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूं पहले मैं, तो फिर मैं इसको इरेज कर दूं. जी, ग्रुप में मैं शेयर करता हूं. जस्ट अ मिनट. ओके, सो इसको मैं इरेज कर रहा हूं. स्टोरी इस तरह है. अब हमारे पास ये फीमेल अडल्ट है,
ये उसकी ओवरीज हैं, और आपने खुद ही कहा कि अब ओवरीज में क्या होंगे, अडल्ट फीमेल के सेकेंडरी oocytes। अब यहाँ पर ये सेकेंडरी oocytes पड़े हैं। इन सेकेंडरी oocytes में से अब इसकी बात आगे बात चलनी है, ठीक है, और इनमें से कुछ चूज किए जाएंगे और दे विल एंटर इनटू मियोसिस 2। इसका मतलब है ये जो सेकेंडरी oocyte है that will enter into meiosis 2। meiosis 2, और meiosis 2 में ये अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी अपनी meiosis 2 पूरी नहीं कर पाएगा। स्टेटमेंट लिखें जी, स्टेटमेंट लिखें जी, the secondary oocyte enters into meiosis 2, enters into meiosis 2 and ovulation occurs, sorry, and arrested in, पहले arrest वाली बात कर लेते हैं, and arrested in metaphase of meiosis 2। meiosis 2 की भी phases थी, याद करें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो मैंने इस तरह याद किया था कि मियोसिस 1 में जो अरेस्ट होती थी वो पहली फेज में ही होती थी, विच इज प्रोफेज। मियोसिस 2 में जो अरेस्ट होती थी वो सेकंड फेज में होती थी, विच इज मेटाफेज। तो 2 में सेकंड, 1 में 1। सो second oocyte enters into meiosis 2 and remain arrested in the metaphase of meiosis 2 till the process of fertilization, till the process of fertilization। यानी इसकी रेस्ट अब कब खत्म होनी है, arrested until the process of fertilization, until the process of fertilization, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां से कुछ सेल्स मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद वो ओवम बन जाते हैं, ओवम को यहां से रिलीज किया जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। जब तक ये ओवम है और स्पर्म से नहीं मिला, ये मियोसिस 2 पूरी नहीं कर सकता। Arrested in meiosis 2 until fertilization। fertilization means कि अब ये ओवम यहां से मूव करेगा, उसी तरह फैलोपियन ट्यूब्स में स्पर्म के साथ ये फर्टिलाइजेशन करेगा। जब फर्टिलाइजेशन होगी, meiosis 2 is completed। So until the process of fertilization। मेरा ख्याल है बात आपको समझ आ गई होगी। आप उसको देख लेते हैं एमसीक्यूज में। meiosis 1 कब खत्म होती है? meiosis 1 कब खत्म होती है? कब अरेस्ट ऑफ meiosis 1, जो प्राइमरी oocyte की प्यूबर्टी, शाबाश। meiosis 2 कब एंड होती है? meiosis 2 कब एंड होती है? फर्टिलाइजेशन। आपने कहा कि अगर सपोज कर लेते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा था, ये फीमेल मैरिड ही नहीं है, अनमैरिड है, तो अनमैरिड है तो फिर तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो बिल्कुल ठीक है। फिर ये ओवम कभी भी meiosis 2 कंप्लीट नहीं करेगा और मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ इट विल बी रिमूव्ड। अब फिर सवाल आ गया, मेंस्ट्रुएशन के साथ क्या इन अ फीमेल हु इज नॉट मैरिड, क्या ओवम भी रिलीज हो जाता है साथ ही? मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर क्या ओवम भी रिलीज हो जाते हैं? यस, या उसको वहीं पर उसकी उसे क्या कहते थे हम, सेल डेथ जो हो जाती है, खुद ही उसको हम क्या कहते हैं जी, प्रोग्राम सेल डेथ को क्या, अपोप्टोसिस, या तो उसको वहीं खुद ही अपोप्टोसिस कर दिया जाता है, या वो यहाँ से रिलीज हो जाता है और फाइनली ब्लड के साथ बाहर आ जाता है। तो फिर वही सवाल एक और बना हुआ है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो में कौन सा oocyte होता है, प्राइमरी
सेकेंडरी। और उस साइट वो किस फेज में अरेस्टेड होता है? शाबाश, इनटू द मेटाफेज। वेरी गुड। सो दैट्स द स्टोरी। ये सारी जो चीजें अभी हमने डिस्कस की। और अगर मैंने कहा कि ये फीमेल मैरिड हो तो फिर वो फर्टिलाइज कर जाएगा तो फिर तो मियोसिस तो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, चलें अगले पॉइंट पे इसको कंप्लीट करते हैं। लिखिए अगला पॉइंट। एट द फर्टिलाइजेशन द सेकेंडरी oocyte completes meiosis 2। और उसका क्रोमोसोम नंबर एज, और उसको ऐसे लिखें, एंड बिकम्स अ मैच्योर oocyte। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या हो जाता है? एक मैच्योर oocyte बन जाता है। एंड बिकम्स अ मैच्योर oocyte। और उसका क्रोमोसोम नंबर लिख लें 23(1n)। मैच्योर oocyte का क्रोमोसोम नंबर क्या है? 23(1n)। and forms second polar body and forms the second polar body। अब देखो कैसी जबरदस्त बात है। फर्स्ट पोलर बॉडी कब होती थी? जब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी में कन्वर्ट होता था तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती थी। और फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ हम क्या करते थे? हम उसे डीजनरेट करते। सेकेंडरी oocyte जब अपनी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करता है, इट बिकम्स मैच्योर oocyte। और जब मैच्योर oocyte बनता है, देन फॉर्म्स द सेकंड पोलर, एंड देन इट फॉर्म्स द सेकंड पोलर बॉडी। यहां तक मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम जिससे कोई आपको मसला हुआ? सो नेक्स्ट आप हेडिंग दे जनाब, और उसमें ये लिखें, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें बिल्कुल ये एंडोक्राइनोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसका बिल्कुल बेसिक है। सिर्फ आप पॉइंट्स लिख लें ताकि आगे काम आएंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखें, हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बात ये करने लगा हूं कि जितना भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आएगी, जिसमें ओवेरियन साइकिल, यूट्राइन साइकिल, सारा कुछ आएगा, वो किसके कंट्रोल में है? तो पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज द अंडर कंट्रोल ऑफ hypothalamus which secretes GnRH, gonadotropic releasing hormone। अगला पॉइंट लिखें, in response to GnRH, FSH and LH are released। In response to GnRH, FSH and LH are released। In response to GnRH, FSH and LH are released from the anterior pituitary। From the anterior pituitary। अगला पॉइंट लिखिएगा, FSH is required for the maturation of follicle, into the Graafian follicle। मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल के साथ ब्रैकेट में लिख लें सेकेंडरी फॉलिकल इनटू ग्रेफियन फॉलिकल। मैं ड्रॉ भी करता हूं, पहले आप लिख लें, FSH is required for the maturation of secondary follicle into Graafian follicle, या टर्शरी फॉलिकल भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, ग्रेनुलोसा सेल्स, ये सब एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, इनको लिखते जाएं। ग्रेनुलोसा सेल्स of the secondary follicle and tertiary follicle, they secrete estrogen। Granulosa cells of secondary follicle
and tertiary follicle, they secrete estrogen. They secrete estrogen. अगला फिर एमसीक्यू पॉइंट स्टार लगा के, estrogen stimulates the endometrium of the uterus and starts the proliferative phase. And starts the proliferative phase. And starts the proliferative phase. यूट्रस की बात करूंगा, उसकी यूट्रस की प्रोलिफरेटिव फेज मैं बताता हूं। अगला पॉइंट लिखें, LH which is luteinizing hormone. Luteinizing hormone, it stimulates the ovulation. It stimulates the ovulation. Luteinizing hormone, it stimulates the ovulation. अगला पॉइंट लिखिएगा, following the ovulation, granulosa cells of the corpus luteum, following the ovulation, granulosa cells of the corpus luteum secretes progesterone. Secretes progesterone. And progesterone stimulates the endometrium of the uterus and starts the secretory phase of the uterus. And starts the secretory phase of the uterus. Okay, that's it. यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनकी इंप्लीमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बात करता हूँ जी। डॉक्टर मरियम, आपके क्वेश्चन का आंसर भी मैं करता हूँ। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, पहले जरा जो मैंने बात की है ना उसको देख लें। मैंने लास्ट पॉइंट कहा था कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो इसकी बात करें, प्रोजेस्टेरॉन की बात। ओके, उसमें ये था कि जो आफ्टर दी ओवुलेशन हो गई, द ग्रैनुलोसा सेल्स दे of the corpus luteum, they secrete progesterone. The granulosa cells of the corpus luteum, they secrete progesterone. और जो प्रोजेस्टेरॉन है ये जाके यूट्रस पे काम करता है और उसकी सिक्रीटरी फेज को स्टिमुलेट करता है। ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये पूरा टॉपिक एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो जस्ट उससे रिलेटेड चीजें देखें। पहला क्वेश्चन है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम के एक्सेस है ना, कंट्रोल है, वो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है। हाइपोथैलेमस इज द मेन कंट्रोलर। अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होते हैं, उसमें हम कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर। ये जो रिलीजिंग फैक्टर है बेटा, इनमें से डिफरेंट रिलीजिंग फैक्टर है, लाइक कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग है ना, यानी वो हार्मोन जो जाके ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराएगा। फिर उसके बाद जी TRH, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, यानी थायराइड पे काम करेगा। ठीक है। कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड पे काम करेगा। फिर इसी तरह एक और हार्मोन है विच इज कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। अच्छा, अब ये जो GnRH है, ये जब आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से ये क्या रिलीज कराता है, यहां से रिलीज कराता है FSH एंड LH, पर्टिकुलरली ये दो एंजाइम्स। अगर मैं ये थोड़ा सा और बता दूं तो ये जो ग्रोथ हार्मोन था, ये जब इधर आता है
तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराएगा। टीआरएच आएगा तो ये टीएसएच रिलीज कराएगा, यानी टीआरएच क्या रिलीज कराएगा, टीएसएच। ये क्या रिलीज कराएगा, ग्रोथ हार्मोन। ये क्या रिलीज कराएगा, एसीटीएच। ये आगे तो हम डिटेल में बात करेंगे, बस आपको समझा रहा हूँ कि एफएसएचएलएच को ये रिलीज कराता है। एफएसएच का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल पड़े कहाँ पे, ये ओवरी में पड़े हैं। ये ओवरीज पे जाएगा और ओवरीज में फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। ये बड़ी सोचने वाली बात है बेटा। व्हाट इज अ फॉलिकल? फॉलिकल क्या चीज है? फॉलिकल इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। और याद रखना, ओवम में और फॉलिकल में डिफरेंस है। ओवम इज अ डिफरेंट थिंग एंड फॉलिकल इज अ डिफरेंट थिंग। ओवरी के अंदर दोनों चीजें होती हैं, ओवम भी एंड फॉलिकल भी। और एक्चुअली होता इस तरह है कि ये ओवम है, इट इज सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स एंड दैट इज कॉल्ड फॉलिकल। याद होगी बात। सो जब जब ओवम मेच्योर हो रहा होता है, प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह उस साइड, उसके अराउंड फॉलिकुलर सेल भी मेच्योर हो रहे होते हैं और उन फॉलिकुलर सेल्स को मेच्योर कराते हैं, दैट इज द एफएसएच। फिर आ जाता है एलएच। एलएच का नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ये किधर जाके काम करता है, क्या ख्याल है कहां पे काम करता होगा? ये जाके काम करता है लेडिग सेल्स इन टेस्टिस। मेल की बात कर रहा हूं पहले, मेल में। और मेल में वहां से जाके रिलीज कराता है टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में क्या काम करता है, फीमेल में इट कॉजेज द ओवुलेशन, which means release of the ovum from the ovary। अब ये ओवरी है सपोज, इस ओवरी में से ये मैंने कहा था सेंटर में ओवम है, उसके साइडों पे फॉलिकुलर सेल्स हैं। तो जब बेटा ओवम रिलीज हो जाता है यहां से, तो पीछे ये जो फॉलिकुलर सेल बच जाते हैं, we call them कार्पस ल्यूटियम। यही जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनको क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन। इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा आप जरा पीछे आओ, देखो ये यहां पर जब ये ओवम था यहां पर, और इसके अराउंड अभी ये सेल थे, अभी ओवम रिलीज नहीं हुआ। इन सेल्स का नाम था ग्रेनुलोजा सेल्स। और ग्रेनुलोजा सेल्स क्या बनाते हैं, दे सिक्रीट एस्ट्रोजन। अब ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, दे एक्ट ऑन द यूट्रस, और यूट्रस के अंदर दो काम कराते हैं। जब एस्ट्रोजन एक्ट करता है तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम डबल हो जाती है, प्रोलिफरेट कर जाती है। अगर आप मुझे लो इजाजत तो मैं इसको रेस करके ड्रॉ करता हूँ, यहां चले मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जब यूट्रस के ऊपर ये एस्ट्रोजन जाके काम करता है तो उसकी जो एंडोमेट्रियम है, दैट बिकम्स डबल, and this is called proliferative phase। और इसी यूट्रस के ऊपर जब प्रोजेस्टेरॉन काम करता है तो इस एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स को ग्रो कराता है, ग्लैंड को ग्रो कराता है। तो इंक्रीज ब्लड वेसल्स, increase glands, this is called secretory phase। This is called secretory phase। Okay, so hopefully कोई अब इशू नहीं होगा, everything is clear।
मैं इसकी भी एक डायग्राम शेयर कर देता हूँ आपके साथ ग्रुप में, एंड दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू।